नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। तो आज की क्लास में दोस्तों हम जानने वाले हैं परिवहन के बारे में। परिवहन बोले तो ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, जलवायु के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिनमें से हमारे कुछ पॉइंट जो है रह गए थे जलवायु से संबंधित यानी क्लाइमेट से। तो हम पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है अपना न्यू टॉपिक परिवहन के बारे में जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कल का टॉपिक कल का टॉपिक था हमारा दोस्तों जलवायु। जलवायु से संबंधित कुछ पॉइंट है तो पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद परिवहन को अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम जानने वाले हैं जलवायु यानी आम्र वर्षा। यानी आम्र वर्षा की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे होती है, केरल में होती है। इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आमों के पकने में जल्दी सहायता करती है। और साथ ही दोस्तों आम्र वर्षा को जो है कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा व चेरी ब्लॉसम भी जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो अब इनको लिख लेते हैं दोस्तों, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कहाँ पे दोस्तों, केरल में होती है। कहाँ पे दोस्तों, केरल में होती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं आम्र वर्षा को, यानी इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आमों को पकने में क्योंकि यह आमों को पकने में जल्दी सहायता करती है। क्या करती है दोस्तों, सहायता करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आम्र वर्षा को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों आम्र वर्षा को कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी आम्र वर्षा को जो है कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम जो है कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं काल बैसाखी के बारे में। दोस्तों काल बैसाखी क्या है, यानी बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनें जो होती हैं उनको काल बैसाखी जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों ये जो है कहाँ पे चलती हैं, पश्चिम बंगाल में, असम, उड़ीसा और झारखंड में ये चलती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप लिखते हैं दोस्तों काल बैसाखी क्या होती है। तो लिखेंगे दोस्तों बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनें हैं। अब ये दोस्तों कहाँ कहाँ पर चलती हैं तो लिख लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ पे चलती हैं। तो लिखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं असम, उड़ीसा, ये हो गया दोस्तों उड़ीसा। और यदि बात करते हैं हम झारखंड तो ये यहाँ पे जो है चलती हैं काल बैसाखी, याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं काल बैसाखी तूफान को असम में बारदोली छीड़ा अथवा चाय वर्षा भी जो है कहते हैं। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस पॉइंट को भी।
लिखेंगे दोस्तों, यानी काल वैसाखी को, काल वैसाखी, काल वैशाखी तूफान को, काल वैशाखी तूफान को असम में, असम में बारदोली, बारदोली छेड़ा कहते हैं, छेड़ा, बारदोली छेड़ा, अथवा चाय वर्षा कहा जाता है। क्या दोस्तों? चाय वर्षा कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अभी हम इनका रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। हम पहले जो है इनकी थ्योरी लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। अब आते हैं दोस्तों लू, जो कि लू की यदि बात की जाए तो उष्ण तथा शुष्क हवाओं को जो है लू कहते हैं। और जब ये चलती हैं तो इनका टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस जो है होता है। और साथ ही लू जो है भारत के उत्तरी मैदानों में चलती हैं। कौन से स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तक जो है चलती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखते हैं दोस्तों, लू की यदि बात करेंगे यहाँ पे, यानी उष्ण तथा शुष्क शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शुष्क हवाओं को लू जो है कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लू का टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ का तापमान की यदि बात की जाए, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जो है होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं लू जो है भारत के उत्तरी मैदानों में, लू भारत के उत्तरी मैदानों में, लू जो है भारत के उत्तरी मैदानों में यूपी, साथ ही दोस्तों बिहार और पंजाब तक चलती हैं, पंजाब तक चलती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गई लू, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून, जो जिसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, तो इसके बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों आम्र वर्षा की यदि बात की जाए तो आम्र वर्षा कहाँ पे चलती है? केरल राज्य में। आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? केरल राज्य में। और इसे आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है? तो इसे जो है आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आमों को पकने में जल्दी सहायता करती है। यानी केरल में आम्र वर्षा होती है, इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है आमों को पकने में जल्दी सहायता करती है। आम्र वर्षा को जो है कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जो आम्र वर्षा है इसको कर्नाटक स्टेट में जो है कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं काल वैसाखी। काल वैसाखी की यदि बात की जाए तो बैसाख महीने में शाम को चलने वाली पवनें जो होती हैं उनको काल वैसाखी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर चलती हैं? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और झारखंड में चलती हैं। साथ ही दोस्तों काल वैसाखी की यदि बात करेंगे तो काल वैसाखी तूफान को जो है असम में बारदोली छेड़ा अथवा चाय वर्षा भी जो है कहते हैं। क्या? जो काल वैसाखी तूफान है इसको असम में बारदोली छेड़ा और चाय वर्षा कहते हैं। लू की यदि बात की जाए तो उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। यानी जो गर्मियों के मई जून में जो है यूपी में चलती हैं गर्म हवाएं, उनको जो है दोस्तों लू कहते हैं। तो इनका टेम्परेचर यानी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और लू जो है भारत के उत्तरी मैदानों में यूपी, बिहार, पंजाब तक जो है चलती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून से जो है कौन से राज्य में वर्षा होती है? तो इसके बारे में यहाँ से हम जानने वाले हैं। तो तमिलनाडु में होती है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में होती है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप बनाएंगे और उसके ज़रिए जो अच्छे से यहाँ पे
जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम मैप की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे न्यू पेज से जो है यहाँ पे हम मैप बना लेते हैं। यानी यहाँ पे यदि मैप बनाते हैं तो यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं छोटा सा। तो दोस्तों ये जो है हमने एक मैप बना लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं यानी ऊपर से जो है हवाएं चलकर आती हैं। यानी ये जो है दोस्तों इधर है स्थलखंड। स्थलखंड क्या है ऊपर? ऊपर है स्थलखंड ऊपर, यानी चाइना है ना भारत के। तो ये यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से जो है कुछ इस प्रकार जो है हवाएं चलकर आती हैं। क्या हवाएं जो हैं चलकर आती हैं। अब ये हवाएं जो हैं चलकर आती हैं और ये बंगाल की खाड़ी से क्या है जल ग्रहण करती हैं। क्या दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से जो है जल ग्रहण करती हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इस प्रकार जो है ये इधर भारत की तरफ जो है मुड़ जाती हैं। अभी आप सभी को पता है यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है तमिलनाडु। क्या है दोस्तों? यहाँ पे है तमिलनाडु। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं और साथ ही ये क्या है, ये है पूर्वी घाट पर्वत। याद रखें दोस्तों ये क्या है, ये है पूर्वी घाट पर्वत। जब ये इस प्रकार जो है बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं तो नमी ग्रहण करने के बाद जो है ये पूर्वी घाट पर्वत से टकराती हैं और यहाँ पर जो है तमिलनाडु में जो है वर्षा कराती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में जो है कौन से मानसून से वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में जो है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून से जो है भारी वर्षा होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब पहले इसको हम लिख लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं जो हैं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके पूर्वी घाट से पूर्वी घाट से टकराती हैं और तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखें दोस्तों ये क्या है, ये है तमिलनाडु। यानी ये जो है ये अपने बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके जो है पूर्वी घाट पर्वत से टकराती हैं और पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में ये भारी वर्षा जो है कराती हैं। आप दोस्तों इसको लिख लेते हैं, 2-4 पॉइंट और बचे। तो दोस्तों अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी ये लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो लिखते हैं इसे जो है इसे लौटता हुआ मानसून इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसे जो है लौटता हुआ मानसून भी जो है कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शीतकाल में जो है तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। तो लिखेंगे दोस्तों शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर जिसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तट पर वर्षा होती है। क्या होती है दोस्तों? वर्षा होती है। वर्षा जो है लौटते हुए मानसून से होती है। वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये हवाएं स्थलखंड के ऊपर से बहकर आती हैं और
इन हवाओं में नमी नहीं होती है, तो यह मानसून भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो अब दोस्तों जब ये नहीं हो पाता तो ये नमी कहाँ से ग्रहण करती हैं? बंगाल की खाड़ी से करती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखेंगे दोस्तों, ये हवाएं स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती हैं, कहाँ से? ऊपर से बहकर आती हैं। और इन हवाओं में नमी नहीं होती, है क्या दोस्तों? इन हवाओं में जो है नमी नहीं होती है। तो यह मानसून भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं होता है, सक्षम नहीं हो पाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है, वही हवाएं तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। वही हवाएं तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यह हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी जो क्लाइमेट वाला हमारा टॉपिक है ये हो गया है कंप्लीट। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मैप बनाया है। तो यहाँ पर ऊपर स्थल खंडों के ऊपर से जो है हवाएं बहती हैं, जो कि जिनमें जो है दोस्तों नमी नहीं होती है, और तो ये भारत में वर्षा कराने में सक्षम नहीं होती हैं। लेकिन इनकी एक शाखा जो है बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं और ये पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है और वहाँ पर जो है तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर जो है भारी वर्षा जो है कराती हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके पूर्वी घाट से टकराती हैं और तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। शीतकाल में तमिलनाडु में या कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है तमिलनाडु में जो है वर्षा होती है किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून से जो है वर्षा होती है शीतकाल में। कोरोमंडल तट पर भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये हवाएं स्थलखंड के ऊपर से, यानी स्थलखंड भारत के उत्तर पूर्व में क्या है, यानी चाइना ही तो है भारत के उत्तर पूर्व में। तो स्थल खंड के ऊपर से जो है बहकर आती हैं ये हवाएं, और इन हवाओं में जो है दोस्तों नमी नहीं होती है। तो यह मानसून भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है, वही हवाएं तमिलनाडु में जो है वर्षा कराती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यह हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की आज की जो है हमारी भी ये पहली क्लास थी। दोस्तों ट्रांसपोर्ट या परिवहन की बात की जाए तो दोस्तों जल मार्गों के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जानेंगे। ट्रांसपोर्ट के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी माल को जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगर हम भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, जैसे कार हो गई, बाइक, बसेज। तो ये सभी जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, यानी
ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक चीज़ को आसानी से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, या कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सकती है, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाती है। अब सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी जो बड़े बड़े सागरों में, महासागरों में और बड़ी बड़ी नदियों में जो है दोस्तों ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी उसमें नावें चलाई जाती हैं बड़े बड़े, जिनसे जो है माल यानी ट्रांसपोर्ट यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में, जिनको नेशनल वाटरवे भी जो है कहा जाता है। कौन सा भारत में सबसे लंबा और कौन सी नदी में है, तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, क्या जानेंगे? राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी पहले हम जलमार्ग पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जानेंगे। तो जलमार्ग की यदि बात की जाए तो इसको नेशनल वाटरवे भी जो है कहा जाता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा जलमार्ग लिखेंगे, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। भारत का जो है सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को जो है भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कब घोषित किया गया था, तो लिखेंगे दोस्तों 1986 में। 1986 में जलमार्ग घोषित जो है इसको किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी लंबाई, यानी जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर लंबा है। याद रखें दोस्तों 1620 किलोमीटर लंबाई हो जाती है किसकी? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यह जलमार्ग जो है किन नदियों में है और कितनी नदियों से जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे दोस्तों यह जलमार्ग गंगा, भगीरथी व हुगली नदी के अंतर्गत आता है। हुगली नदी के अंतर्गत आता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यह जलमार्ग जो है कितने स्टेट से होकर गुजरता है, तो लिखेंगे दोस्तों यह जलमार्ग जो है यूपी, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, गुजरता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, तो लिखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जुड़ा हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक और ये यूपी में पड़ता है और हल्दिया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दूसरे की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की यदि बात करते हैं तो अब इसको 2 पर आ जाते हैं। तो दोस्तों 1-2 और लिख लेते हैं, तब इसको एक साथ अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की यदि बात की जाए तो इसको कब घोषित किया गया था, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, यानी यह जो है सदिया से लेकर धोबरी तक है। याद रखें दोस्तों कहाँ से? सदिया से लेकर धोबरी तक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ से? सदिया से लेकर धोबरी तक। तो इसको लिख लेते हैं सदिया असम के ब्रह्मपुत्र में। याद रखें दोस्तों असम में जो है सदिया जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी से धोबरी तक, ब्रह्मपुत्र नदी से
धोबरी तक, याद रखें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से धोबरी तक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों इसको जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को घोषित कब किया गया था, तो घोषित की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों 1988 में 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में जान लेते हैं। 2 तो हो गया हमारा, अब 3 के बारे में हम जानने वाले हैं। 3 को कब जो है घोषित किया गया था और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, तो लिखते हैं दोस्तों इसको कोल्लम कहाँ पे पड़ता है, कोल्लम जो है केरल में है। कोल्लम कहाँ पे, केरल में। तो इससे लेकर कहाँ तक है दोस्तों, कोट्टापुरम तक। कोट्टापुरम कहाँ तक दोस्तों, कोट्टापुरम तक। और ये कोट्टापुरम कहाँ पे, केरल में स्थित है। कहाँ पे, केरल में स्थित है। अब दोस्तों इसको जो है घोषित कब किया गया था, 1993 में जलमार्ग घोषित किया गया। कब दोस्तों, 1993 में जलमार्ग घोषित जो है इसको किया गया था, घोषित किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 24 घंटे नौकायन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे नौकायन सुविधा, याद रखें दोस्तों। नौकायन से मतलब होता है नावों से, याद रखें दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों पहले हम इनको समझ लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से आगे के जो बचे हुए हैं उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों परिवहन की यदि बात की जाए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ये आपको मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी है। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, एक वस्तुओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, तो उसी को ट्रांसपोर्ट या परिवहन जो है कहा जाता है। अब सबसे पहले इसमें हम राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में जानेंगे, यानी नेशनल वाटरवे के बारे में। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की यदि बात की जाए तो भारत का जो है सबसे लंबा जलमार्ग है और इसको जो है 1986 में जलमार्ग घोषित किया गया था। इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो 1620 किलोमीटर लंबाई राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की। साथ ही यह जलमार्ग जो है गंगा, भगीरथी व हुगली नदी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जलमार्ग जो है 3 नदियों से जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो कि गंगा, भगीरथी व हुगली से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह जलमार्ग जो है किन स्टेट से गुजरता है, तो यूपी, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जो है ये जुड़ा हुआ है, यानी इलाहाबाद यूपी में और हल्दिया कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जल मार्गों में, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से ही जो है पूछा जाता है। सारे पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया से लेकर धुबरी तक है। तो ये असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी में है, सदिया से लेकर धुबरी तक। इसको जो है 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं दोस्तों, यहाँ पे जलमार्ग होगा, तो इसको यहाँ पे जलमार्ग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों जलमार्ग, यानी इसको जो है 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 3। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की यदि बात की जाए तो ये जो है कोल्लम से कोट्टापुरम तक है और ये केरल, यानी कोल्लम और कोट्टापुरम दोनों केरल में ही है, यानी केरल में ही है ये तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग, जो कि 1993 में इसको जलमार्ग घोषित किया गया था। और साथ ही 24 घंटे नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। नौकायन मतलब नावों की 24 घंटे यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो राष्ट्रीय जलमार्ग बचे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से क्लास लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है
आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।